पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की बड़ी कामयाबी और वहीं पर नार्को टेररिज्म मामले में फरार आरोपियों को चेतावनी, सरेंडर न करने की सूरत में संपत्तियों की जाएंगी सील। जानलेवा डेंगू ने ली एक और मरीज की जान। जम्मू संभाग में अब तक डेंगू से हुई 3 मौतें। 1800 से ज्यादा पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। तरनाहा से वैकल्पिक मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही शुरू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसले से बड़ी राहत। ट्रांसपोर्टर तबका हुआ गदगद, आर्थिक बोझ से मिला छुटकारा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले जब्बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने बड़ी कार्यवाही की है। SIA ने नार्को टेररिज्म मामले में फरार 2 आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाकर उन्हें जल्द सरेंडर करने को कहा है। वहीं पर नोटिस में उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि यदि उन्होंने जल्द सरेंडर न किया तो उनकी संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा। SIA की टीम भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव करमाड़ा पहुंची और नार्को टेररिज्म मामले में फरार इन दोनों आरोपियों पर सफदर हुसैन और मोहम्मद लियाकत के घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया। वहीं पर स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि इन दोनों के बारे में अगर उन्हें कोई भी सूचना मिले तो वह पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरीके से अब SIA की एक बड़ी कार्यवाही हमें देखने को मिल रही है और जो फरार आरोपी हैं उनके घरों के बाहर एक नोटिस को चिपका दिया गया है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे सील कर दिया जाएगा अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो। और इस बीच 2 आरोपियों के मामले सामने आए हैं और SIA ने पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ी कार्यवाहियां की हैं, उसमें एक ये भी कड़ी शामिल हो गई है। तो तमाम जानकारी के लिए सनी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो सनी से जानते हैं। सनी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से SIA सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी कार्यवाही को अंजाम दी है और नोटिस चिपका दिए गए हैं, उसके बाद से अब जो इलाका है उसमें किस तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है और खासकर बात करते हैं स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ रवैया जो है वो इस नोटिस के प्रति सामने आया? जी अभी आपको बता दूं कि SIA की टीम जब कल पहुंची और देखा जा रहा है कि सीधा ही खरी करमारा जो एरिया है वहां पर चली गई और वहां पर जो है 31 मई को 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने 2 लोगों और जो है उनका नाम लिया कि ये भी हमारे साथ जो है वो काम कर रहे थे। वही SIA की टीम कल शाम उनके घर पहुंची और देखा गया है कि उनके घर पर जो है वो नोटिस लगा दिए गए हैं कि अगर ये इसी तरह फरार रहते हैं तो उनका जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनकी जितनी भी जमीनें हैं उसे जो है वो सीज किया जाएगा। और आपको बता दूं ये दोनों आरोपी जो हैं वो पुंछ से क्या हमारे जम्मू कश्मीर से जो है वो फरार हो चुके हैं। जिस तरह से पता चल रहा है कि एक जो है वो सऊदी अरब में चला गया है और दूसरे का अभी तक पता जो है वो नहीं चला है। देखा गया है कि SIA की टीम जब उनके परिवार से कल जब पूछताछ कर रही थी उनका भी यही कहना था कि अभी तक हमें भी इनका नहीं पता है। पर एक परिवार ऐसे भी बता रहा था कि हमारा जो बेटा है वो पहले से ही सऊदी अरब में है। और जिस तरह से जांच में निकल कर आया है कि 31 मई को 3 जो आरोपी जो है आतंकवादी गतिविधि में जो पकड़े गए थे उन्होंने ये खुलासा किया है कि ये दोनों लोग हमारे साथ थे और हमारे साथ जो है वो काम कर रहे थे। उन्हीं के घर पर ये नोटिस जो है वो लगाया गया है और अगर 15 से 20 दिनों में ये वापस नहीं आते हैं तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे सीज कर दिया जाएगा। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन हो या पुलिस हो या सेना हो, सेना की तरफ से इस खड़ी करमारा जो गांव है वहां पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि
कई कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि जिस तरह से पाकिस्तान से लगने वाली ये सीमा है और पाकिस्तान इस तरफ से घुसपैठ करता है या जो ड्रग्स है उसे इस ओर भेजने की कोशिश करता है, और हमारे जो खड़ी करमाड़ा के जो युवा हैं उन्हें कहीं ना कहीं ड्रग्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, उसको लेकर एसएसपी पुंछ ने भी वहां पर एक लोगों के साथ बैठक कर साफ ये कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी आरोपी अगर सीमा के पास या ड्रग्स में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। और एसएसपी पुंछ ने ये भी कहा है कि एलओसी के पास अगर कोई नजर भी आया तो उसे हम गोली मारने से भी नहीं कतराएंगे। बिल्कुल सनी, आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो नोटिस इनके घरों के बाहर लगाए गए हैं तो इसमें क्या कोई डेट मेंशन की गई है कि इतनी तारीख तक जो सरेंडर है वो इन लोगों को करना है? क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि सऊदी अरब एक व्यक्ति जो है वो चला गया है, तो उस बीच क्या टाइम पीरियड कोई रखा गया है? और अगर इनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा तो जो घर वाले उन घरों में रह रहे हैं उनका क्या होगा? जी पल्लवी, बिल्कुल जिस तरह से आपने ये पूछा कि उनके परिवार के लोग कहाँ जाएंगे जी। जब कोई बच्चा अगर गलत रास्ते पे जाता है तो क्या परिवार को पता नहीं होता? जिस तरह से एसएसपी पुंछ की तरफ से ये कहा गया है कि अगर 22 से 23 साल का एक बच्चा रात को अपने घर से निकलता है तो क्या अपने परिवार को बता के नहीं जाता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? जिस तरह से एलओसी के पास एक बच्चे को गोली मारी जाती है, बच्चा जो है वो जख्मी हो जाता है, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि मेरा बच्चा आधी रात को कहाँ जा रहा है। ये पेरेंट्स को बिल्कुल पता होता है कि हमारा बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है और हमें इस रास्ते से बच्चे को जो है वो रोकना है। तो वही देखने को मिला। जिस तरह से कल एसआईए की तरफ से वहां नोटिस लगाया गया है, वहां पर साफ कर दिया गया है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उसे सील कर दिया जाएगा और जो घर में रह रहे हैं वो अपना बंदोबस्त पहले से ही कर लें। और 1 महीने का जो समय जो है वो एसआईए की तरफ से इन्हें दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आपने जी जमीन है वो जब्त की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सनी, और पुंछ से सनी हमारे साथ यहाँ जुड़े थे। और जिस तरीके से सनी ने जानकारी दी है कि अब 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हों के घरों के बाहर जो नोटिस है वो चिपका दिया गया है एसआईए द्वारा, और ये कहा गया है कि अगर ये दोनों व्यक्ति सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा और 1 महीने का समय दिया गया है। अब देखना ये है कि जो व्यक्ति देश छोड़कर भाग गए हैं वो क्या इस 1 महीने के भीतर वापस देश में आते हैं और सरेंडर करते हैं या नहीं। तो चलिए बात करते हैं जम्मू की। जम्मू सूबे में पांव पसार रहे जानलेवा डेंगू से एक और मरीज की जान चली गई है। ये मरीज भी उधमपुर का रहने वाला था, जिसे इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इससे पहले मंगलवार को भी जीएमसी में डेंगू से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं पर बुधवार को भी प्रदेश में डेंगू के 71 नए मामले सामने आए थे और अब ये आंकड़ा 1800 से ऊपर पहुंच चुका है। जीएमसी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों का तांता लग रहा है और जिनका डेंगू जांच भी की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ शिल्पा यहां ज्वाइन करेगी, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जहां पर 1800 से भी ज्यादा जो आंकड़ा है वो डेंगू के मरीजों का हो चुका है और जो लोग बुखार से पीड़ित होकर भी इस अस्पताल में आ रहे हैं उनका भी जो डेंगू टेस्ट है वो किया जा रहा है। क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां हैं वो जानना भी जरूरी है, और जीएमसी के साथ जो बाकी एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ शिल्पा यहां पर ज्वाइन कर चुकी हैं। तो शिल्पा से जानेंगे। शिल्पा, आपसे पहले जानना चाहेंगे वो लोग जो कि डेंगू का इलाज जीएमसी अस्पताल में करवा रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से उन्हें जो व्यवस्था है वो दी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हॉस्पिटल के अंदर की गई हैं? लगातार डेंगू जो है वो अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते डेंगू के चलते जो है वो लगभग 3 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। और इससे पहले की बात करें जो कि महिला चनेनी की थी और उनकी भी मौत हो गई। और इसके बाद जो है उधमपुर जिला के व्यक्ति थे और ये व्यक्ति भी उधमपुर जिला के हैं, जिनका नाम जो है वो चरणदास बताया जा रहा है और इनकी उम्र लगभग 52 ईयर्स है। जब ये उधमपुर अस्पताल में पहुंचते हैं तो परिवार का ये कहना है कि लगभग इनके जो प्लेटलेट्स है वो लगभग 15,000 के करीब थे, लेकिन जब ये उधमपुर अस्पताल में पहुंचते हैं तब प्लेटलेट्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसके चलते उधमपुर अस्पताल में प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण जो है वो परिवार यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जम्मू जीएमसी में वो पहुंचते हैं। और जम्मू जीएमसी में
तरीके से प्लेटलेट जो है वो काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। हर हॉस्पिटल की बात करें तो हर अस्पताल में तो जो है वो प्लेटलेट की कमी देखने को मिल रही है, और इसी के चलते चरणदास जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्लेटलेट ना मिलने के कारण जो है वो इनकी मौत हो जाती है। पेट में पानी भरने के कारण जो है वो आखिरी सांस लेते हैं और इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। डॉक्टरों से लगातार परिवार का ये भी आरोप है कि लगातार डॉक्टरों से जो है वो ये कहा गया कि इन्हें जो है वो प्लेटलेट की जरूरत है, लेकिन परिवार ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते चरणदास जो है डेंगू के कारण उनकी मौत हो गई। और लगातार प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में इस वक्त 71 में मामले सामने आए हैं और 1000 आंकड़ा मैं आपको बताती चलूँ 1813 मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जीएमसी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी मरीज अगर पहुँचता है उन्हें पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए, लेकिन प्लेटलेट जो है वो काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। और जब भी प्रेस वार्ता जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाती है तो यही लोगों से अपील की जाती है कि वो रक्तदान करें, प्लेटलेट जो है वो दे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त कमी जो है वो प्लेटलेट की देखने को मिलती है। और प्लेटलेट ना बिल्कुल शिल्पा, एक सवाल ये मेरा आपसे रहेगा कि प्लेटलेट्स की कमी जिस तरीके से डेंगू के मरीजों में देखने को मिलती है, तो क्या वॉलंटरीली जो अस्पताल है वो डोनर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आए और ब्लड डोनेट करे, फिर उससे प्लेटलेट्स बनाए जाए? क्योंकि अभी जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सीजनली हमें देखने को मिलता है कि हर बार डेंगू का काफी ज्यादा प्रकोप रहता है, इस बीच प्लेटलेट्स का एक बैंक होना बहुत जरूरी है। तो क्या वॉलंटरीली लोग आकर डोनेट कर रहे हैं अस्पतालों में? देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो खून रक्तदान जो है वो यहाँ पर करे, ब्लड डोनेट करे, प्लेटलेट जो है वो यहाँ पर डोनेट करे, क्योंकि इस वक्त अस्पतालों में सबसे ज्यादा कमी जो है वो प्लेटलेट की ही देखने को मिल रही है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है, वार्डों में बिस्तर जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से लगाए गए हैं, और जो भी मरीज जो है वो जिन्हें ज्यादा सिम्टम जो है यानी कि जो ज्यादा बीमार नहीं है, जिनकी हालत जो है वो ठीक है, उन्हें घर भी भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कमी जो है वो प्लेटलेट्स की देखने को मिल रही है। तो विभाग की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्लेटलेट कमी होने के कारण जो है व्यक्ति अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा शर्मा। और वहीं पर जिस तरीके से जम्मू संभाग में डेंगू के मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच 1800 से ज्यादा जो मामले हैं वो अभी तक डेंगू के पाए गए हैं, और इस बीच 71 ऐसे नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है डेंगू से, लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हॉस्पिटल्स में पूरी व्यवस्था दी गई है। जो भी मरीज आ रहा है, जिन्हें भी बुखार हो रहा है, तो उनका जो डेंगू टेस्ट है वो पहले पैमाने पर करवाया जा रहा है। तो चलिए अब कठुआ की तरफ चलें और बात करें नेशनल हाईवे की। कठुआ जिले में जम्मू पठानकोट हाईवे पर क्षतिग्रस्त हुए पुल के साथ बनाए गए वैकल्पिक मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही आज से शुरू हो गई है। इस बाबत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया था कि जिससे ट्रांसपोर्ट तबका भी गदगद हो उठा है। इस वैकल्पिक मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही की इजाजत नहीं थी और जिन्हें बॉर्डर रोड से गुजरकर जाना पड़ता था, लेकिन वहीं पर इसे ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था और समय भी बर्बाद होता जा रहा था। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता यहां पर ज्वाइन करेंगे। तो रंजीव से पूरी जानकारी लेंगे कि इस ऑर्डर के बाद से कितना ज्यादा जो फायदा है वो हैवी मोटर व्हीकल्स के जो चालक हैं उनको होगा। तो रंजीव, पहला सवाल तो ये है कि पहले बॉर्डर रोड से जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स को घूमकर जाना पड़ता था और टाइम की वेस्टेज होती थी, और खासकर बात करें फाइनेंशियली भी इन्हें परेशानी होती थी, लेकिन अब जो है वो एक वैकल्पिक मार्ग जो पहले खोला गया था उसे खोल दिया गया है। तो इससे कितना ज्यादा फायदा जो ट्रांसपोर्टर्स को होगा, खासकर वो बसेस जो इंटरस्टेट मूवमेंट करती हैं? बिल्कुल पल्लवी, मैं बताऊं कि आज 71 दिन के बाद करना नाले पे का पुल जो दशा था उसके साथ जो वैकल्पिक मार्ग बनाया था, आज 71 दिन के बाद हैवी व्हीकल्स के लिए उसको खोल दिया गया है। बसेस जितनी भी हैं, बड़ी बसेस वो और जो लोडेड ट्रक वो भी से गुजर रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वहां से गुजर रहे हैं। लोगों ने काफी राहत ली है। खासकर ट्रांसपोर्ट के महकमे के लोगों की बात करें तो उन्होंने कल ही साफ कर दिया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आज से जो है ये रोड खुल चुका है बड़े वाहनों के लिए।
तो इससे पता चलता है कि जहां लोगों को काफी पिछले दिनों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, बॉर्डर रोड से 30 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो सफर करना पड़ रहा था, जिसमें फीम के साथ साथ खर्चा जो था वो अधिक होता था, टाइम की वेस्टेज ज्यादा थी और जाम की स्थिति भी वहां पे बनी रहती थी। अब उससे लोगों को निजात मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग से जो बसेज हैं, जितनी यात्री बसेज और ट्रक हैं, वो उनको भी छोड़ दिया गया है। और मैं बताऊं कि जो इसके साथ में जो पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ था 19 जुलाई को, वो उसका निर्माण कार्य की जो डेडलाइन है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फरवरी 2024 के लिए रखी है और अभी तक उसका काम निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो मौके पर पुलिस कर्मी वहाँ पे तैनात है, उनके साथ जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो बड़े ट्राले हैं, जो बड़े हैवी व्हीकल हैं, सुपर हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, उनको अभी भी डाइवर्ट बॉर्डर के रूट से ही किया गया है। लेकिन जो छोटे ट्रक हैं, जो 10 चक्की 12 चक्की तक जो ट्रक हैं, वो ये इसी वैकल्पिक मार्ग से गुजर रहे हैं। और यात्री बसेज, इंटरस्टेट बसेज हो चाहे जम्मू कठुआ रूट की बसेज हो, ये सारी बसेज जो है वैकल्पिक मार्ग से गुजर रही है, जिसके कारण यात्रियों को आने जाने में काफी राहत महसूस हुई है। जी पल्लवी। बिल्कुल रंजीव, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कुछ दिनों पहले जब आरटीआई फाइल की गई थी तो ये बताया गया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि एक रिसर्च की टीम आएगी, वो तरना ब्रिज का पूरा जायजा लेगी और उसके बाद काम शुरू होगा। तो क्या उस ब्रिज पर अभी तक कोई टीम वहां पहुंची है? क्या उसको लेकर कुछ किसी तरीके की रिपोर्ट बनाई गई? अभी तक कोई काम आगे बढ़ा? पहले भी मैं बताऊं उस बारे में मैं वाजे कर दूं कि वो जो क्षतिग्रस्त पुल के जो बिल्डर हैं, उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो आरटीआई में खुलासा किया कि उसका पहले एनालिसिस होगा और एनालिसिस के बाद उसको देखा जाएगा, उसमें पूरे तथ्य खोजे जाएंगे किस तरह ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बाद इस पुल को लेकर जो इसका डिजाइन है वो तैयार किया जाएगा, कितना पुल क्षतिग्रस्त है, कितने को मरम्मत करनी है, कितने पिलर नए बनाने हैं। ये सारा काम होने के बाद फिर टेंडर लगाया जाएगा और 2024 की डेडलाइन इसके लिए रखी गई है। अभी तक इस पुल जो क्षतिग्रस्त पुल है उसके निर्माण कार्य को हाथ तक नहीं लगाया गया है, अभी वो जून तक क्यों हुई है। लेकिन उसके साथ जो एक और जो नया पुल जो पुराने के पुल को तोड़कर बनाया गया था, तो उसका निर्माण काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे वहां से रंजीव मेहता। और वहीं पर जिस तरीके से तरनाहा ब्रिज जो था वो टूटा था 19 जुलाई को, उस ब्रिज को क्षतिग्रस्त किया हुआ था ये ब्रिज, और जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि 2024 फरवरी महीने में इस ब्रिज का काम जो है वो खत्म होगा और उससे पहले वैकल्पिक मार्ग को खोल दिया गया है और उसी का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान जम्मू के ब्लॉक मड़ के गांव पतियाली चक के लोगों ने जेपीडीसीएल के खिलाफ अब प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि महंगाई के इस दौर में बिजली के भारी भरकम बिल अब उनके हाथों से रोटी का निवाला भी छीन रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक वो मेहनत मजदूरी कर जो कुछ कमाते हैं वो बिजली के बिल के भुगतान में चला जाता है। ऐसे हालात में उन्हें रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। एक महीने बिल आता है 300, अगले महीने आता है 2000। तो सर ये गरीब जनता है, ये बिल कहाँ से देगी? मैं ये डिपार्टमेंट से गुजारिश करती हूँ कि कंसर्न ये देखिए, नौकरी नहीं है, रोजगार बेरोजगारी है। अगर नौकरी नहीं है तो आप लोग एसी चलाते हैं तो बिल तो देना पड़ेगा। नहीं सर, मैं अभी आपको ऐसा केस भी बताती हूँ जिनके घर में एक गरीब जनता है। ये आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, घर घर जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। सारे गरीब जनता है ये, बट उनको बिल आ रहा 2-2000 रुपया। आप जो इंसान दिहाड़ी लगा के या अपना कामकाज करके वो शाम को अपनी रोटी पूरी कर रहा है, तो वो 2-2000 बिल कहाँ से देगा? ये डिपार्टमेंट से मैं पूछना चाहती हूँ कि बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो अब ये बिल ये लोग कहाँ से देंगे? ये माता से अभी पूछ सकते हैं, बेचारे आते हैं मेरे साथ परेशानियां लेके, बट हमारी जो सरकार ये सुनती नहीं है। मतलब ये डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि आप इस चीज का ख्याल रखिए। सानू उत्थे ग्रां विच ना कोई रोजगार है, नहीं किश है, ना असें एसी ला दे, ना कोई कूलर लगे, नहीं किश। साढ़े टीने वाले मकान ना असें कुत्थू देने इन्ने बिल? एक महीने 200 आई जंदा, 300 आई जंदा, 3 महीने 3-3000 आंदा, कुत्थू देना असें? साढ़े घर रुट्टी दा गुजारा नहीं होंदा ते असें बिल कुत्थू देने ने?
बेरोजगार हैं साढ़े ग्रां दे लोग भी थोड़े इ'यां गै न ते असें कुत्थों इन्ने बिल देने साढ़े अग्गें इ'यै तुं'दे अग्गें इ'यै गुजारिश ऐ भला एह् बिल शिल जेह्ड़े घट्ट आन कन्नै एह् मीटर शीटर सानूं चाहिदे गै निं है असें मीटर शीटरें कन्नै सानूं कोई मतलब गै निं लगता कि परेशानी लगी है जो मीटर लगी हां बड़े अदूं ऐ कि सानूं परेशानियां असें रुट्टी दा बी लाले लग्गी गेदे न हून असें रुट्टी कुत्थों खानी जे असें बिल गै दिंदे रौह्गे ते रुट्टी कुत्थों खानी असें एक ही कितना है एह् भाई असें बड़ा डालदा इन दिनों जारी श्री गणेश उत्सव के चलते चिनाब दरिया में गणेश विसर्जन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थापित की गई भगवान की मूर्तियों को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ अखनूर ले जाकर चिनाब दरिया में उनका विसर्जन किया जा रहा है। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें कि कई श्रद्धालु शामिल होकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। अखनूर के जियोपोता घाट पर भी गणेश विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। लंबी ना पाओ है, लंबी के लिए भाई आए लंबी नहीं पाओ है कि हम अगले आने वाले दिनों में जब भी कार्यक्रम होंगे जब अगले साल उपस्थिति होगी उनकी गणेश जी की गणेश चतुर्थी पे हम इस कार्यक्रम को जो हमने इस बार संपन्न किया है अगली बार फिर धूमधाम से करेंगे और नगर वासियों का और ओमनगर के वासियों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो है वो खुशी और लहर और अपने तन मन धन से इसको सहयोग दिया। तो हम एक बार फिर जो है हम सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के लिए शुभकामनाएं करते हैं। ये जो चिनाब दरिया है अखनूर में विसर्जन करने आते हैं और अपनी खुशी से बहुत धूमधाम से इनका ये जो उत्सव है ये मनाने आते हैं। इसे हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए और हर एक हिंदू को गर्व से ये जो त्योहार है ये मनाना चाहिए जी। वो खुशी मनाते हैं। एक होता है कि गणेश चतुर्थी जो होती है ये बेसिकली हम हिंदुओं का ये त्योहार है, लेकिन जो आपने सवाल किया हमसे हम बताएंगे आपको। ये 10 दिन की 11 दिन की पूजा होती है। उसके बाद क्या होता है कि हम गणेश जी को इधर जल प्रवाह करने आते हैं क्योंकि उसके बाद है ना हम हिंदू के श्राद्ध पड़ जाते हैं। अब श्राद्ध आ गए हैं, परसों से श्राद्ध शुरू है जी। तो इसलिए ये होता है कि हर साल ये हमारा रीति रिवाज है, हम हिंदुओं का ये रीति रिवाज बन चुका है कि हम ये 11 दिन पूजा करके 10 दिन पूजा करके उसके बाद हम उनको जल प्रवाह करने आते हैं। पुंछ में लगातार पेश आ रहे सड़क हादसों का संज्ञान लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस फिर हरकत में आ चुकी है। पुंछ के ARTO बशीर अंजुम ने आज अपनी टीम को साथ लेकर पुंछ में नाका लगाया और यातायात नियमों को ताक पर रखने वाले कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही भी की। इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए और एक बाइक को सीज भी कर लिया गया। बिल्कुल ये नाका वाला चौक है। आज हमने यहाँ पे एक नाका लगाया था जॉइंट, जिसमें ट्रैफिक के ऑफिशियल्स भी हमारे साथ थे और हमने बाइक एक सीज की है, कुछ चालान भी किए हैं। लेकिन इससे ज्यादा मेरा मैसेज रहेगा लोगों को, खासकर जो बाइक चलाते हैं ऐसे बच्चे की पेपर्स के बगैर बिल्कुल बाहर ना निकालें बाइक। और ये स्टंट बाइकिंग वगैरह की कुछ कंप्लेंट्स थी हमें, उसको लेकर हम ज्यादा कंसर्न थे कि कोई इस तरह का स्टंट बाइकर हमें रोड पे ना मिले। वो लोग ना तो अपनी भी जिंदगी डालते हैं मतलब मुश्किल में, दूसरों को भी खतरा होता है इससे। तो थोड़ा सा आपने जो भी है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके और उसके बाद ही सड़क पे निकलें सारे। कुछ गाड़ियों को आज भी चालान किया है जो खासकर इको की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो ओवरलोड करते हैं बच्चों को। तो उस पे भी हम आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 दिन हुए मुझे चार्ज मिले हुए, तो उस पे भी हमारा फोकस रहेगा कि स्कूल आज बेसिकली यही था, इसीलिए हमने 2-2:30 बजे के अराउंड इस टाइम लगाया था जब स्कूल से बसेस निकल रही होती हैं, कि उनको भी एनफोर्स किया जाए कि वो भी रूल्स के हिसाब से ही चले। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।